हेलो दोस्तों, CGPSC ज्ञान में मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको जल के बारे में बताया, तो जिन भी दर्शकों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो कृपया इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको जल के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। तो आज जल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है मृदु और कठोर जल के बारे में। तो मृदु और कठोर जल सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल कठोर क्यों होता है, साथ ही साथ जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, और अलग अलग जो कठोरताएं हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है। तो इन दो कठोरताओं का कारण क्या है, क्यों कोई भी जल स्थायी या फिर अस्थायी रूप से कठोर होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी भी जल की कठोरता को दूर कैसे किया जाए, अगर वह अस्थायी कठोरता है तो कैसे दूर किया जाए, और अगर स्थायी प्रकार की कठोरता उसमें पाई जाती है तब उसको दूर करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे जल की कठोरता के बारे में, यानी कि मृदु जल और कठोर जल के बारे में। दोस्तों, दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किस प्रकार के जल पीने चाहिए, तो उसी से रिलेटेड है हमारा आज मृदु जल और कठोर जल। तो जल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो यह मृदु हो सकता है या वह कठोर जल हो सकता है। तो इसको हम किस आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। पहला बात है, जो टर्म अपने यहां यूज करते हैं वो है साबुन। साबुन पे झाग देगा या झाग नहीं देगा, इस आधार पर हम जल को दो सेक्शंस में बांटते हैं, मृदु और कठोर जल। अगर हम कपड़ा धो रहे हैं और कपड़ा धोते टाइम हम लोगों को अगर ज्यादा झाग नहीं मिल रहा है, तो उस समय हम जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं वह कठोर जल है। यानी कि साबुन में अगर झाग देता है अच्छे से, जब हम कपड़ा धोते हैं तो अगर साबुन के साथ जिस जल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अगर उसमें अच्छा झाग आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वह जल एक मृदु जल है। उसके विपरीत अगर कोई जल साबुन के साथ क्रिया करता है और उसमें झाग नहीं उत्पन्न होता है, बहुत ही मुश्किल से कम से कम उसमें झाग आता है, तो ऐसे जल को कपड़ा धोने के लिए हम उपयुक्त नहीं मानते हैं। इस प्रकार के जल को कठोर जल बोला जाता है। तो साबुन में जो झाग देता है उसको मृदु जल बोलते हैं, और साबुन के साथ जो झाग नहीं देता है उसको हम कठोर जल बोलते हैं। इस आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो जब हम कपड़ा धोते हैं तो साबुन के साथ ये जो कठोरताएं हैं कैसे क्रिया करते हैं उसको जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, कोई भी जल मृदु है अथवा कठोर जल, वह डिपेंड करता है उसके अंदर के पदार्थों पे। अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर उसमें मौजूद है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है और यहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, यहां पर मैं लिख देता हूं सल्फेट और क्लोराइड। तो अगर दोस्तों जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर उपस्थित है तो वह जल मृदु होगा, मृदु जल। और अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण उपस्थित हैं तो ऐसे जल को हम बोलते हैं कठोर जल। तो आप सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि साबुन के साथ झाग देता है तो वह मृदु जल है। उसके ज्यादा डीप में घुसा जाए तो अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है
जो बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं है, और इसीलिए साबुन मृदु जल के साथ बहुत अच्छे से क्रिया कर पाता है। जबकि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सल्फेट और क्लोराइड लवण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए वह जल में उपस्थित अणुओं के साथ क्रिया करके अवक्षेप बना देते हैं, और बाकी जो हमारे पास लवण बचते हैं वह ही हमें झाग प्रदान करता है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवणों की उपस्थिति के कारण कठोर जल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि हम जो जल का उपयोग कर रहे हैं उसमें मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित है, यानी कि मैं सिर्फ मृदु जल की बात कर रहा हूं। तो मृदु जल है यानी कि उसमें मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के इसमें बाइकार्बोनेट उपस्थित है। यहां पर अच्छे से देता हूं MgHCO3+। यह है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट। उसमें जब हम साबुन के साथ क्रिया कराते हैं तो साबुन का सूत्र होता है 2C17, इसमें H35 रहता है, मतलब उसमें देखिए 34 उसमें कार्बन के लवण होते हैं, उसमें H35 होता है, C ये होता है साबुन। तो जब हम एक मृदु जल का प्रयोग करते हैं कपड़ा धोने के लिए, तो मृदु जल के साथ जब हम साबुन के साथ क्रिया करते हैं तो मृदु जल में उपस्थित मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण और साबुन के जो कण आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने का जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसको नीचे लिखता हूं। तो इसमें आपका बनता है Na2CO3, Na2 और CO3, यहां पर देखिए 2NaCO3 प्लस C17 H35 C2O2 और जो बचा है Mg। तो मुख्य रूप से देखा जाए ये जो है अवक्षेप है। ठीक है दोस्तों, तो यहां इस चीज को आप लोगों को समझना है कि मृदु जल का उपयोग कर रहा हूं, इसमें या तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लवण है या फिर उसमें मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है। उसके साथ जब मैं साबुन की अभिक्रिया करा रहा हूं तो यहां आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का यह लवण बन रहा है पहले, और उसके बाद ये एक अवक्षेप बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में दोस्तों बहुत ज्यादा झाग उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अब चलते हैं सीधा कि जल की कठोरता को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक यहां आता है अस्थायी कठोरता और दूसरा आता है इसमें स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता दोस्तों होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और जो स्थायी कठोरता होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। ये दो चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो कोई भी जल की कठोरता को स्थायी और अस्थायी तभी बोला जाता है जब उसको उबालने के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, यानी कि जल की वह कठोरता जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होती है, और साधारण उबालने से, सिर्फ उबालने मात्र से इसकी यह कठोरता दूर की जा सकती है। इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। जबकि जल की वह कठोरता जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवणों की उपस्थिति के कारण होता है और जिसको उबालने मात्र से दूर नहीं किया जा सकता,
इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग, इस प्रकार की कठोरता को हम लोग स्थायी कठोरता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जल की एक अस्थायी कठोरता की बात करते हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता क्या है। जल की अस्थायी कठोरता दोस्तों उबालने मात्र से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता कैसे? तो समझिए कि मैं एक कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो कि अस्थायी कठोरता इसी के कारण होती है, CaSO3 इसको जब हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, जब इसको उबालते हैं अथवा गर्म करते हैं तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है CaCO3 जो कि तली में बैठ जाता है, इसलिए ये निशान में उपयोग कर रहा हूं, प्लस इसमें पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो CaCO3 मिला है वो तली में बैठ जाता है, जिसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जल की अस्थायी कठोरता को उबालने मात्र से दूर कर सकते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको ये समझनी है कि उबालने से किस प्रकार उसकी कठोरता दूर हो जाती है। तो दोस्तों यहां पे एक प्रश्न उठता है कि जल की ये जो कठोरता है क्या सिर्फ साबुन तक ही सीमित है? क्या हम कपड़े धोने की ही बात कर रहे हैं? कपड़ा धोने के सिवाय और हम लोगों का कोई काम नहीं है क्या? क्योंकि बार बार मैं एक वर्डिंग का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जब हम कपड़ा धोते हैं तो झाग देता है या झाग नहीं देता है? झाग देता है तो वो मृदु जल है और झाग नहीं देता है तो वो कठोर जल है। तो क्या हम इस केमिस्ट्री के इस मृदु और कठोर जल में सिर्फ झाग की ही बात करेंगे? हम लोग कोई धोबी नहीं है कि हम लोग जल की इस कठोरता पर बात करें। बहुत सारे और भी रीजन हैं जिसके कारण हमें जल में इस प्रकार की कठोरता को हमें रोकना है, इसको निकाल फेंकना है। जैसे बहुत सारी हानियां हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए अगर मैं बोलूं तो जल की कठोरता के कारण हमें बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। तो इन हानियों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित होते हैं, तो उसके कारण से वह झाग नहीं दे पाता है। तो उसको मान लीजिए कि मैं एक कैल्शियम का कार्बोनेट ले लेता हूं, CaCO3, और उसमें मैं साबुन के साथ क्रिया कराता हूं, तो 2C17H35COO। जब मैं ये अभिक्रिया कराता हूं तो हम लोग यहां पे मिल जाएगा C17H35COO और Ca प्लस यहां पे बनेगा Na2CO3। दोस्तों ये देखिए, ये जो कठोरता होती है वो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ही होती है। यहां पे कैल्शियम का कार्बोनेट उपस्थित है, इसलिए यहां पे यह कठोरता उपस्थित है। लेकिन क्रिया करने के बाद यहां देख सकते हैं आप सोडियम कार्बोनेट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह कठोरता का कारण नहीं है, क्योंकि या तो कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति से किसी प्रकार की कठोरता नहीं आती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये अवक्षेप के रूप में जमा हो गया, यहां पे यह अवक्षेप है। तो जब हम एक कठोर जल के साथ साबुन की क्रिया कराते हैं तो उसके कारण से साबुन के लवण जल के लवणों के साथ क्रिया करके अवक्षेप बना लेते हैं और इसलिए हम लोग को झाग नहीं मिलता। ये सबसे पहला कारण है, झाग नहीं मिलता, जिसके कारण हम कठोर जल को रोकते हैं।
दूसरा ये दोस्तों कि जब हम जल को गर्म करते हैं और उस जल में बहुत सारी प्रकार की सुविधा मिलती हैं, अवक्षेप मिलते हैं, जैसे कि ये अवक्षेप, तो वो अवक्षेप बर्तन के तली में बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। बर्तन जिसमें हम उबालने का काम कर रहे हैं या फिर खाना बनाने का काम कर रहे हैं, तो अगर ये कठोर जल है तो उसके तली में ये जम जाते हैं। जमने के बाद ये जो अवक्षेप होते हैं वे उष्मा के कुचालक होते हैं। ये उष्मा के कुचालक होते हैं, इसीलिए इसके अंदर, पात्र के अंदर कोई भी चीज हो, उसको गर्म करने के लिए हम लोगों को और अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पे ज्यादा उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जल कठोर है। इसलिए दोस्तों दूसरी हानि यह है कि हमें ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके तली में उपस्थित पदार्थ उष्मा का कुचालक होता है। तीसरा, जैसे अगर मैं बॉयलर, जो प्लांट में बॉयलर का प्रयोग किया जाता है, तो बॉयलर में कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कठोर जल का उपयोग करने से बॉयलर के तली में अवक्षेप जम जाते हैं, जो कि उष्मा के कुचालक होते हैं। और ये अवक्षेप जो होते हैं न सिर्फ उष्मा के कुचालक होते हैं, बल्कि जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जल के साथ ये अम्ल बनाने का काम करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कि किसी बर्तन को धीरे धीरे क्षय करते हैं, यानी कि अंदर उस बर्तन के धातु के साथ ये अम्ल क्रिया करते जाते हैं, जिससे जो दीवार होती है, जो बर्तन की दीवार होती है या फिर जो बॉयलर की दीवार होती है, वो पतली होती चली जाती है और अधिक दाब की स्थिति में बॉयलर के फटने की भी संभावना रहती है। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ऑफ सल्फेट या फिर क्लोराइड आयन उपस्थित है, यानी कि वह जल कठोर है। तो कठोर जल जो है उसके नीचे जो अवक्षेप जम जाते हैं, वह अवक्षेप जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे दीवार की तली में क्षय उत्पन्न हो जाता है और अधिक दाब की स्थिति में उसके फटने की संभावना रहती है। ये सब प्लांट में होता है, बॉयलरों में हो सकता है। इसीलिए बॉयलर में कभी भी कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये कुछ 3 कारण थे दोस्तों जो कि यह बताते हैं कि जल की कठोरता को क्यों दूर करना जरूरी है। अब यहां पे प्रश्न उठता है, दूर करना जरूरी है, लेकिन दूर कैसे किया जाए? तो अब हम देखते हैं कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम कौन कौन से प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम 2 सेक्शंस में इसको बांट देते हैं। पहला, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। अस्थायी कठोरता को दूर करना। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रयोग है, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाए। तो हम लोग देखते हैं अब कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के हमारे पास कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो है उबाल करना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने का सबसे पहला उपाय है, उसको सिंपली हम उबाल कर उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो उबालने से, जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया है कि CaHCO3, इसको जब उबाला जाता है तो हमारे पास मिलता है CaCO3, जो कि तली में बैठ जाता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो नीचे है तली में उसको बैठ जाता है, तली में जम जाता है, और इस प्रकार ये जो अवक्षेप हम लोग को मिलता है उसको छान कर हम अलग कर देते हैं। तो बाकी हम लोग को जो जल प्राप्त होता है वो मृत्यु प्राप्त होता है, उसमें कठोरता नहीं होती। तो ये समीकरण है जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि उबालने से जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाए। दूसरा विधि
जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की विधि, या फिर उसको बोलते हैं क्लार्क विधि। तो जो क्लार्क विधि वह विधि है उसको क्लार्क ने उपयोग में किया हुआ था, और क्लार्क विधि के आधार पे किसी भी जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम CaOH2 का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग के पास CA3 हम लोग पास उपस्थित है और उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली जो कठोरता दूर करने का उपाय है, अस्थायी कठोरता को दूर करने का जो उपाय है वह है उबालना। उबालकर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों को ही अलग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमारे पास 3 उपाय हैं। उसमें सबसे पहला उपाय है उबालकर, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण ही अलग हो पाते हैं। अगर सल्फेट या फिर क्लोराइड लवणों की बात की जाए तो संभव नहीं है कि वो अलग हों। तो अभिक्रिया है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट अगर मैं लेता हूं, आप मैग्नीशियम के भी ले सकते हैं, और इसको जब मैं उबालता हूं तो सबसे पहले तो CaCO3 बनेगा जो कि तली में बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में, बैठ जाएगा। उसके बाद पानी हम लोग के पास शेष रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार ये जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इस अवक्षेप को हम छान देते हैं और छानने के बाद बचा हुआ जो जल है वो मृदु होता है। इस प्रकार उबालने की प्रक्रिया का यूज करते हुए हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरा विधि है चूने का विधि, जिसमें CaOH2 का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि को क्लार्क विधि में बोलते हैं, क्योंकि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग क्लार्क ने किया हुआ था। क्लार्क विधि के आधार पर हम अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए समीकरण है दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग के पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है, उसके साथ अगर CaOH2 की अभिक्रिया करें, यहाँ पे CaSO3 CaOH2 की अभिक्रिया करें तो हम लोगों को प्राप्त होगा CaCO3, Ca और CO3 हम लोग को यहाँ से प्राप्त होगा, और बाकी जो बचा हुआ है 2H2 पानी। इस प्रकार इस विधि में ये जो अवक्षेप हम लोग को प्राप्त हुआ है, इस अवक्षेप को छानकर हम फिर से पृथक कर लेंगे, और इस प्रकार हम लोग को जो जल प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, यह जल मृदु होगा। इस विधि को दोस्तों बोलते हैं क्लार्क विधि। दोस्तों क्लार्क विधि की एक खामी यह है कि आप इस विधि में ज्यादा चूने के पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि चूने के पानी की ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, और इस प्रकार हमारे पास फिर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि जल को फिर से कठोर बना देती है। यानी कि अगर हम चूने के पानी का एक निश्चित मात्रा में उपयोग करें तो हम क्लार्क विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्लार्क विधि की हानियां हुई कि इसमें हम ज्यादा कैल्शियम ये CaO या फिर CaOH2 यानी कि चूने का पानी का उपयोग नहीं कर सकते। थर्ड विधि हम देखते हैं। उसके बाद थर्ड विधि जिसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा विधि या धोने के सोडा का विधि। धावन सोडा या फिर Na2CO3, इस विधि का प्रयोग करके भी हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता को इस विधि में दूर करने के लिए हम सबसे पहले फिर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि जल में उपस्थित है उसके साथ Na2CO3 की क्रिया कराते हैं। क्रिया करने के फलस्वरूप हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होता है CaCO3, Na2CO3 यहाँ पे CaCO3 हम लोग यहाँ पे प्राप्त होता है, और उसके बाद हम लोग को मिलता है यहाँ पे 2NaHCO। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जो 2NaCO3 प्राप्त हुआ है और सोडियम के बाइकार्बोनेट है, यानी कि सोडियम का ये जो बाइकार्बोनेट है उसके कारण जल में किसी प्रकार की कठोरता नहीं आती है। अगर सोडियम के जगह में यहाँ पे कैल्शियम होता या फिर मैग्नीशियम होता तो इसमें जल की कठोरता आ सकती थी, लेकिन सोडियम होने के कारण यहाँ पे कठोरता नहीं आती। यानी कि
धावन के सोडा का प्रयोग करके भी हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। अब जल की स्थायी कठोरता को दूर करने